नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को शहादत हसन मंटो की प्रसिद्ध कहानी ठंडा गोश्त बताने वाला हूं। दोस्तों, जिस समय ये कहानी आई थी उस समय ये कहानी को लेकर के बड़ा ही विवाद हुआ था, क्योंकि उस समय इस तरह की कहानियां लिखी जानी पूरी तरह से अश्लील मानी जाती थी। शहादत हसन मंटो का जन्म 1912 में पंजाब के लुधियाना ज़िले में हुआ था और इनकी लेखनी में जो धारपन आया था वो असल में भारत के बंटवारे के बाद ही आया। बंटवारे के समय की जो पागलपन, क्रूरता, दहशतनुमा विभत्सता, लोग ही एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे और बलात्कार और भी ऐसी बहुत सी घटिया चीज़ें हो रही थी जो कि उसके पहले समाज में देखने को नहीं मिल रही थी। इतना ज़्यादा पागलपन, हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, मुस्लिम हिंदू को मार रहा है, लोग रेप कर रहे हैं, छोटे बच्चों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है मंटो ने अपनी किताबों में, अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। उनके द्वारा ये सब कहानियां जो हैं समाज का आईना मानी गई। आइए अब हम शुरू करते हैं। मंटो के बारे में तो और भी आप लोग पहले से भी जानते होंगे। ठंडा गोश्त। देखिए, कहानी शुरू होती है ईश्वर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर सो रही थी। अपनी तेज आंखों से उसी की तरफ घूर कर देखा और दरवाजे की चिटकनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का वातावरण एक अजीब रहस्यमयी खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलथी पालथी मारकर बैठ गई। ईश्वर सिंह, जो शायद अपने समस्यापूर्ण विचारों के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपान लेकर उसके उस कोने में खड़ा था। कुछ क्षण इसी तरह खामोशी में बीत गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर बाद अपना आसन पसंद न आया। दोनों टांगे पलंग के नीचे लटकाकर उन्हें हिलाने लगी। ईश्वर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी, चौड़े चकले कूले थुल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज़्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, ऊपरी होंठ पर सुरमई गुबार। ढोड़ी की बनावट से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईश्वर सिंह सिर नीचा किए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सिर पर उसके कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसने हाथ में जो कृपान थामी हुई थी उसमें थोड़ी थोड़ी कंपन थी। उसके आकार, प्रकार और डील से पता चलता था कि वह कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए सबसे उपयुक्त मर्द है। कुछ क्षण जब इस तरह खामोशी में बीत गए, कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज आंखों को नचाकर वह सिर्फ इस कदर कर सकी, ईसर सिया, जो उसे प्रेम से बुलाती थी। ईसर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर के मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईसर सिंह, लेकिन फौरन ही आवाज़ भी चली। पलंग पर से उठकर उसकी तरफ होते ही बोली, कहाँ गायब रहे तुम इतने दिन? ईसर सिंह ने खुश्क होठों पर जबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भन्ना गई, यह भी कोई मायविया जवाब है? ईश्वर सिंह ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था वह कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईश्वर सिंह से लबालब भरा था, और उसके दिल में हमदर्दी की भावना पैदा हुई। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्रेम से पूछा, जानी क्या हुआ तुम्हें? ईश्वर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटा करके उसने कुलवंत कौर ने परिचित चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत, आवाज़ में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने ऊपरी होठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वह उसको दांतों से काटने लगी। ईश्वर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ इशारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से थप्पा मारा और सिर को झटक कर उसने आप से कहा, इस कुड़ी दा दिमाग ही खराब है। झटके देने से उसके केस खुल गए। कुलवंत अंगुलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसे बड़े प्यार से पूछा, ईसरसिया, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ईश्वर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर कर देखा और फौरन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहे गुरु दी, बड़ी जानदार औरत हूँ। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईश्वर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे? ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वह अपने बाप का तुख्म न हो जो तुमसे झूठ बोले।
कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फ़ौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि उस रात तुम्हें हुआ क्या? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुमने शहर से लूट कर लाए थे, मेरी पप्पियाँ ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईशर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखो कैसा रंग पीला पड़ गया है ईशरसिया। कसम वाहे गुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान कसम कुछ भी नहीं। ईशर सिंह की आवाज़ बेजान थी। कुलवंता कौर का सुबह जो ज़्यादा मजबूत हो गया। ऊपरी होठ भींच कर उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, ईशरसिया क्या बात है? तुम वह नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईशर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया। कुलवंत कौर को अपनी मजबूत बाजुओं में समेटकर उसने पूरी ताकत के साथ झिझोड़ना शुरू कर दिया। जानी मैं वही हूँ, घुट घुट कर पा जफ्फियाँ, तेरी निकले हड्डा दी गर्मी। कुलवंत कौर ने कोई बाधा न दी, लेकिन वह शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात क्या हो गया था? बुरे की माँ का वह हो गया था। बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं। मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईशर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दी और होंठ उसके होंठ पर गड़ा दिए। मूंछों के बाल कुलवंत कौर के नथुनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। ईशर सिंह ने अपनी सर्दी उतार दी और कुलवंत कौर को वासनामयी नज़रों से देखकर कहा, आओ जानी एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के ऊपरी होठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफा हो। ईशर सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हे पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। न कर ईशरसिया, मेरे दर्द होता है। ईशर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर की ऊपरी होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और कचकचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईशर सिंह ने अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया और कहा, तो फिर हो जाए तुरप चाल। कुलवंत कौर का ऊपरी होठ कपकपाने लगा। ईशर सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का बेड़ा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह से उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर कर उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत, कसम वाहे गुरु की, बड़ी करारी औरत हो तुम। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए धब्बे देख रही थी। बड़ा जालिम है तू ईशरसिया। ईशर सिंह अपने घनी काली मूँछों में मुस्काया, होने दे आज जालिम। यह कहकर उसने और जुल्म ढाने शुरू किए। कुलवंत कौर का ऊपरी होठ दांतों तले किचकिचाया, कान की लवों को काटा, उभरे हुए सीने को भभोड़ा, भरे हुए कूल्हों पर आवाज़ पैदा करने वाले चाटे मारे, गालों के मुंह भर भर कर बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सीना थूकों से लथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईशर सिंह उन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरकत पैदा न कर सका। जितने गुण और जितने दाव उसे याद थे, सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, परंतु कोई कारगर न हुआ। कुलवंत कौर के सारे बदन के तार तन कर खुद ब खुद सज गए। गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर ईशरसिया काफ़ी फेंट चुका है, अब पत्ता फेंक। यह सुनते ही ईशर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ वह कुलवंत के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कुलवंत कौर के क्रियापेक्षी अंगों को सख्त निराशा हुई तो वह झल्लाकर पलंग से उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसे उतारकर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर नथुने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईशरसिया, वह कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया और जिसने तुझे निचोड़ डाला है? कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है वह? चड्डो है वह उल्फती, कौन है वह चोर पत्ता? ईशर सिंह ने थके हुए लहजे में कहा, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने उभरे हुए कुलों पर हाथ रखकर एक दृढ़ता के साथ कहा, ईशरसिया, मैं आज झूठ सच जान के रहूँगी। खा वाहे गुरु की कसम, इसकी तो हमें कोई औरत नहीं है। ईशर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर इसकी इजाज़त न दी। कसम खाने से पहले सोच ले, मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ, तक्का बोटी कर दूंगी। पर तूने झूठ बोला, ले अब खा वाह गुरु जी कसम, इसकी तो हमें कोई औरत नहीं है। ईशर सिंह ने बड़े दुख के साथ हाँ में सर मिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में कृपान उठाया और म्यान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईशर सिंह पर वार कर दिए। आन की आन में लहू के फवारे छूट पड़े।
कुलवंत कौर को इससे भी तसल्ली न हुई। उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वह अपनी नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियाँ देती रही। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर बाद दुबली आवाज़ में विनती की, जाने दे अब कुलवंत, जाने दे। आवाज़ में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले में उड़ उड़कर उसकी मूँछों पर गिर रहे थे। उसने अपने कांपते होठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रियों और शिकायतों के मिले जुले निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कुलवंत कौर की ईर्ष्या फिर भड़की। मगर वह कौन है? तेरी माँ? लहू ईश्वर सिंह के जबान तक पहुँच गया। उसने उसका स्वाद चखा तो उसके बदले में झुरझुरी दौड़ गई। और मैं भेनी या 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूँ इस कृपान से। कुलवंत कौर के दिमाग में दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन वह हरामजादी है? ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला गईं। एक हल्की सी चमक उसमें पैदा हुई। उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली न दे उस भड़वी को। कुलवंत कौर चिल्लाई, मैं पूछती हूँ कौन? ईश्वर सिंह के गले में आवाज़ रुंध गई। बताता हूँ कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माइयाँ भी एक अजीब चीज़ है। कुलवंत कौर उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। ईश्वर सिंह, तू मतलब की बात कर। ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूँछों में और ज़्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूँ। गला चिरा हुआ है माइया मेरा। अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊँगा। जब वह बताने लगा तो उसके माथे पर ठंड के पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़िया भी एक अजीब चीज़ है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी इसमें हिस्सा लिया। गहने पाते, रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए। लेकिन एक बात तुम्हें न बताई। ईश्वर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी। बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईश्वर सिंह ने मूँछों पर जमे हुए जरिए उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें 7 आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपाण से जिससे तूने मुझे छोड़। सुन, एक लड़की थी बहुत ही सुंदर, उसको उठाकर मैंने अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मारकर मूँछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंती जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, इतनी सुंदर थी, मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं सरसिया। कुलवंत कौर ते हर रोज़ मज़े लेता है, यह मेवा भी चख कर देख। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा हूँ और मैं उसे कंधे पर डालकर चला दिया। मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था? हाँ, हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास तुहड़ की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया और पहले सोचा कि फेंटूं, फिर ख्याल आया कि नहीं। यह कहते कहते ईश्वर सिंह की जबान सूख गई। कुलवंत ने थूक कर हलक तर की और पूछा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने हलक से मुश्किल से शब्द निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज़ डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झिंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने अपनी बंद होती आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वह मरी हुई लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पर रखा जो बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा था। दोस्तों, यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। और ये उस समय जो देश में बंटवारे के समय जो हो रहा था, लोग एक दूसरे की बहू बेटियों की इज्जत लूट रहे थे, उसी को लेकर के मंटो ने ये कहानी लिखी थी। धन्यवाद मित्रों। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।